मैं इंजीनियर महेश चौधरी आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ हमारे रीट के अगले सेगमेंट के लिए, जिसके अंदर हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनका डिस्कशन करेंगे, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से ही रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखें, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, तो ये किसके कारण होता है? तो मैं बता दूं आपको, सूर्योदय से कुछ देर पहले और सूर्यास्त के कुछ देर बाद भी जो सूरज दिखाई रहता है वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब देखिएगा, अपवर्तन में क्या होगा, जब प्रकाश की किरण जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से जाना तो ऐसे ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं जाती है, वो अपने मूल पथ से डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है, या तो ऊपर चली जाएगी या नीचे आ जाएगी। ये डिपेंड करता है कि वो सघन से विरल में जाती है या विरल से सघन में जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, इसके कारण ये मुड़ी हुई ऐसी कुछ प्रतीत होगी। तो इसका जो सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद हमें या उससे कुछ देर पहले ही हमें सूर्य दिखाई देता है, तो इसका लॉजिक हो जाएगा बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। जैसे पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तो ये इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल हैं अपवर्तन से रिलेटेड रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ताप पैमाना समान रहेंगे? हालांकि हीट वाले चैप्टर के अंदर मैं ये पहले से ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ और मैंने आपको कहा भी है कि इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिए। एग्जाम में आप इसको सोल्व करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ध्यान रखिएगा -40 डिग्री। हालांकि अगर कोई जानना चाहे तो मैं उसको बता भी देता हूँ, देखिएगा जरा। हम लोग जानते हैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम के बीच में संबंध, तो फॉर्मूला होता है आपके पास C/5 इक्वल्स टू F-32/9। आपको पूछा जा रहा है कि कितने पर ये दोनों सेम होते हैं, समान रहते हैं। तो मान लिया x पे सेम है, तो x/5 इज इक्वल्स टू x-32/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स 5x माइनस 32 इंटू 5 32 पंजे 160। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस 5x को इधर पक्षांतरित करूंगा तो ये बचेगा मेरे पास 4x, और 4x इक्वल्स टू माइनस का 160, तो x वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर -160/4। दैट मीन्स x वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का 40। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ डायरेक्टली ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सोल्व करने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राश्रव्य ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो देखो, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका श्रव्य, ऑडिबल, एक है आपका श्रव्य, एक अविश्रव्य, और एक होगा आपका प्राश्रव्य। श्रव्य, अविश्रव्य और प्राश्रव्य। देखिएगा, इसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक, इसको कहा जाएगा इंफ्रासोनिक, और ये है आपकी ऑडिबल। अच्छा, ऑडिबल वे हैं जैसे मनुष्य सुन व समझ सकता है, जिसकी रेंज होगी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। किलो मीन्स आप जानते ही हैं 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज। तो देखें, अब देखो, श्रव्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, जबकि अविश्रव्य वे होंगी जो 20 हर्ट्ज से कम होंगी, जबकि प्राश्रव्य वे होंगी जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होंगी। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि प्राश्रव्य ध्वनि वे हैं जिनकी आवृत्ति, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हो। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तांबे के तार की लंबाई को दुगना करने पर, ध्यान दीजिएगा, तांबे के तार की लंबाई को दुगना बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो देखिएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक चालक तार है जिसकी लंबाई मेरे पास है L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A। तो आप जानते हैं कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे R समानुपाती L/A, और जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो आ जाएगा मेरे पास R बराबर ρ L/A। यहाँ
रोह जो है ये होता है साहब विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। अब प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखना है, आर बराबर रो एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए, आर बराबर रो ले बाई ए, इस तरह से याद कर लेंगे, आर बराबर रो ले बाई ए। तो फॉर्मूला हो चुका है प्यारे बच्चों आपके पास आर बराबर रो ले बाई ए। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला जब आपके पास आ चुका है आर बराबर रो एल बाई ए, तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, लंबाई को दुगना कर दिया, तो लेंथ को अगर 2 टाइम्स कर रहा है और देखो और किसी चीज को नहीं बदल रहा है, तो जैसे ही ये लेंथ को डबल करेगा रो और ए तो चेंज होगा नहीं, दैट मीन्स आर जो है वो डिपेंड कर रहा है सीधा सीधा लेंथ पर, और लेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो प्रतिरोध भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो ये इसका सही जवाब। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज ध्यान दें, बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए ध्यान दें। देखो अगर इसी में लंबाई को दुगना बढ़ाने की बजाय ऐसे कह देता लंबाई को खींचकर, वर्ड दे देता आपको लंबाई को खींचकर, मतलब खींचकर से मेरा मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए पहले आपके पास ये वायर है, अब आपने इसको खींचा, तो देखो इसकी लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन मोटाई जो है वो कम हो जाएगी। दैट केस के अंदर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना। देखो इसी के अंदर वर्ड आता खींचकर, तब आंसर होता भैया 4 गुना, जबकि यहां पर सिंपली आपको बोला गया है कि लंबाई को दुगना किया गया है, तो बताइए प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो लंबाई को दुगना तो प्रतिरोध भी 2 गुना। चलिए आफ्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्लीज यहां देखिएगा ध्यान से। आप जानते हैं अवस्था परिवर्तन के बारे में कि ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा। अगेन जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ठोस को गर्म कीजिए दोस्तों, द्रव में बदलेगा, द्रव को गर्म कीजिए दोस्तों, गैस में बदलेगा। सिमिलरली गैस को ठंडा कीजिए द्रव में और द्रव को ठोस में बदला जा सकता है। तो ठोस से द्रव में कहलाता है बदलना गलन, मेल्टिंग। द्रव से गैस में बदलना कहलाता है दोस्तों वाष्पन, वेपराइजेशन। इसी तरह से गैस का द्रव में बदलना कहलाएगा आपका संघनन, कंडेंसेशन, और द्रव से ठोस में बदलना कहलाता है आपका पिंडन, फ्रीजिंग। ओके, अब इसी तरह से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। जैसे फॉर एग्जांपल कपूर, आयोडीन, एथिलीन, ओसादर, ये इसके कुछ उदाहरण हो जाएंगे। तो आपको ऐसा ही कह रहा है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने के लिए जो प्रक्रिया है उसको क्या कह देंगे आप लोग, तो इस प्रक्रिया को नाम देंगे आप लोग ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। आफ्टर देन देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। तो देखिए चूना पत्थर कह दीजिए, या इसका एक और नाम है खड़िया पत्थर, या इसे आप कह सकते हैं संगमरमर, मार्बल, और ये होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यही है आपका चूना पत्थर। चलिए आफ्टर देन आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किस गैस का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। तो ध्यान रखें, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है मस्टर्ड गैस का उपयोग जो है वो किया गया था आयुध, हथियार के रूप में। इसमें क्या किया है देखिएगा, मस्टर्ड गैस के बारे में कुछ बातें बता दूं। फॉर्मूला होता है इसका C4H8Cl2S, ठीक है। अब इसके अंदर सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि मस्टर्ड गैस जो है ये एक जहरीली गैस है, साथ ही जब ये त्वचा के संपर्क में आएगी तो इससे फोड़े वगैरह जलन जो है वो होती है, ठीक है। तो इस गैस को उपयोग किया गया था आयुध के रूप में, हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल किया गया था। तो ध्यान रखना है मस्टर्ड गैस। चलिए आफ्टर देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है, जो कि उसको जंग लगाने से, जंग से बचाने के लिए उस पर पॉलिश किया जाता है, तो उसमें किसका लेप होता है। तो ध्यान रखें जस्ते का लेप होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, सिंपल सी बात है, ये जो लोहा है ये अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करेगा तो ये बना लेगा Fe2O3 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, जिसको कहते हैं रस्टिंग ऑन आयरन, जंग, ठीक है। अब
अगर आप लोहे को जंग से बचाना चाहते हैं तो लोहे से अधिक क्रियाशील धातु जिंक, जस्ते का, इस पर आप लेप चढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन सीधे लोहे से अभिक्रिया नहीं करेगी, जिंक से अभिक्रिया करेगी, तो इस तरह से उसे आप जंग से बचा सकते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है, जीआई आयरन जो है, उस पर आप किसका लेप चढ़ाएंगे? जस्ते का। चलिए अगला प्रॉब्लम जो है आपके पास ये है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक तरफ लिस्ट 1 दे रखी है, एक तरफ लिस्ट 2 दे रखी है और दोनों को मैच करवा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इधर तो आपको ईंधन दे रखा है और इधर उसके मुख्य घटक दे रखे हैं। अब मेरी एक बात सुन लो, एलपीजी को छोड़ के किसी भी गैस का मुख्य घटक पूछ ले तो बिना सोचे समझे आंसर टिक कर देना मेथेन। देखो रामबाण कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान देवें। एलपीजी को छोड़ के नॉर्मली कोई भी गैस का मुख्य घटक पूछे, क्या टिक कर देना? मेथेन टिक कर देना। जैसे तुमसे पूछ ले दोस्तों बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन, जैसे पूछ ले जैव गैस का मुख्य घटक मेथेन, जैसे पूछ ले गोबर गैस का मुख्य घटक मेथेन, जैसे पूछ ले प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक तो भी मेथेन, और सीएनजी का भी मुख्य घटक पूछे तो क्या टिक करना है आपको? मेथेन। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, बायोगैस, जैव गैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सीएनजी, इन सभी का मुख्य घटक हो जाएगा मेथेन। तो यहां पर तो आप बड़ी इजी गोइंग क्या कह सकते हैं, प्लीज जरा ध्यान देवें, यहां आप सीएनजी का मुख्य घटक बता देंगे मेथेन वाला। अच्छा, एलपीजी के मुख्य घटक के बारे में बात करूं मैं तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ध्यान देवें एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये तो है दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है। और एलपीजी के जो मुख्य घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो P4 प्रोपेन ध्यान रखेंगे, और इसी P को थोड़ा घुमा दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास B, और B से याद रखेंगे ब्यूटेन। इसके अंदर 20% तो होगा प्रोपेन और 80% होगा प्यारे बच्चों ब्यूटेन। अच्छा, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है इनमें से गंध नहीं आती है, जबकि मेथेन जो है आपका, इसमें से ये देखो मेथेन, गोबर में से, नालियों में से ये जो बदबू आती है ये किसकी आती है? मेथेन की आती है। कई बार आपने देखा है नालियों की जब सफाई हो रही है तो मेथेन की जो बदबू आती है मेथेन की, गोबर से आने वाली बदबू मेथेन की, चावल जो गन्ना इनके खेत से आने वाली स्मेल भी किसकी है दोस्तों? मेथेन की। लेकिन जो प्रोपेन ब्यूटेन है इसमें से गंध नहीं आती है। तो एलपीजी जो गैस सिलेंडर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका रिसाव हो जाए तो फिर वो गंध किसकी आती है? तो वो आती है दोस्तों इथाइल मरकेप्टेन की। ध्यान देवें, गंध किसकी आती है? इथाइल मरकेप्टेन। मरकेप्टेन एसएच ग्रुप है, थायोल है, एस सल्फर है यहां पर, इसका मतलब सल्फर की गंध आती है। जैसे लहसुन में से जो गंध आती है वो भी सल्फर कंपाउंड्स की आती है, तो जिस तरह की लहसुन से गंध आती है उसी तरह की गंध आती है आपकी एलपीजी सिलेंडर से। तो ध्यान रखिएगा, एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन, तो एलपीजी 2 का 2 ये मैच हो जाएगा। आफ्टर देन दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, अगला है आपका कोल गैस और वाटर गैस। तो देखिएगा ध्यान रखें, वाटर गैस, वाटर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। इसी तरह से एक और है आपका कोल गैस। इससे पहले एक और छोटा सा बता दूं मैं आपको, एक और गैस ध्यान रखनी है आपको, प्रोड्यूसर गैस, उत्पादक गैस। इसके अंदर होगा आपका CO प्लस N2, और फिर आप ध्यान रख लीजिएगा कोल गैस, इसमें ध्यान रखें CO प्लस H2 प्लस N2। तो अब देखो इसको याद कैसे करवाएं। वाटर गैस, वाटर जल, जल का रासायनिक सूत्र H2O, तो H2O से याद रखना, H2 जिसमें है वो वाटर गैस है, प्रोड्यूसर गैस में N2 है, और कोल, कोल को इस तरह से याद कर ले, कोल, कोल माने तो कुल, और कुल माने सभी। तो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस के सारे कंपोनेंट्स मिला दीजिए, CO प्लस H2 प्लस N2। तो ध्यान से बढ़ते हैं अब आगे, अगला है आपका वाटर गैस। तो वाटर गैस हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का आपका 1। तो अब मैचिंग कर लेते हैं, पहले का 3 C और D ऑप्शन में है, दूसरे का 2, ये भी C और D दोनों ऑप्शन में है, लेकिन फिर चौथे का आपका आ रहा है 1, तो चौथे का जो है वो आपका मैच होगा 1, तो चौथे का 1 मैच हो रहा है इस वाले ऑप्शन में। तो प्लीज सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे।
पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? मतलब जल की जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, ठीक है, कि जल जो है वो आसानी से साबुन के साथ झाग नहीं देता, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो ध्यान देवें, जल की स्थायी कठोरता जो है वो कैल्शियम, देखो दो प्रकार की हार्डनेस है आपकी, एक तो परमानेंट हार्डनेस और एक टेम्परेरी हार्डनेस, एक तो स्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। तो ये दोनों ही होती हैं कैल्शियम व मैग्नीशियम कंटेंट्स के कारण, CaMg। अब देखो स्थायी कठोरता जो होगी वो होगी सल्फेट व क्लोराइड के कारण। ध्यान रखें, स्थायी कठोरता सल्फेट व क्लोराइड के कारण होती है, जबकि अस्थायी कठोरता जो है, ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंटली आपको, ये होती है दोस्तों कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के कारण। प्लीज ध्यान देवें, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के कारण। और देखो इसको याद ऐसे रख लेना थोड़ा बहुत, स से स्थायी, स से सल्फेट, स्थायी सल्फेट, स्थायी कठोरता सल्फेट व क्लोराइड्स के कारण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहां आपको कहा जा रहा है, प्लीज देखें, कि जल की स्थायी कठोरता जो है वो किसके कारण होगी? क्लोराइड व सल्फेट के कारण होगी। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है। तो मानव शरीर द्वारा जो सर्वाधिक त्यागा जाने वाला या सर्वाधिक उत्सर्जित किया जाने वाला पदार्थ है यह है दोस्तों यूरिया। यूरिन के द्वारा, मूत्र द्वारा यूरिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रतिदिन एक मनुष्य 1 से 1.5 लीटर जो है वो मूत्र का त्याग करता है, जिसमें यूरिया होगा आपका, ठीक है। यूरिया के बारे में मैं जो स्टार्टिंग टेस्ट पेपर्स हैं उसमें आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इसका रासायनिक सूत्र, इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, इसका संश्लेषण वगैरह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो विटामिन B12, साइनोकोबाल्मीन इसका रासायनिक नाम है, साइनोकोबाल्मीन। ये जो साइनोकोबाल्मीन है इसके अंदर पाई जाती है दोस्तों आपकी कोबाल्ट धातु। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन B12, डी ऑप्शन यहां पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपका जो 4 ऑप्शंस हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। देखिए एपीकल्चर शहद की मक्खी का पालन करना बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर के अंदर हम रेशम कीट से सिल्क का जो है वो पालन करते हैं। पीसी कल्चर के अंदर हम लोग फिश फार्मिंग करते हैं, मछलियों का पालन किया जाता है। तो प्लीज यहां देखिएगा, यहां क्या दे रखा है? लाख का कीड़ा, बिल्कुल गलत जवाब है, यही सही आंसर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम लोग फूलों का जो है उत्पादन देखते हैं। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, कृत्रिम इंसुलिन का उदाहरण है। तो देखें बायोटेक्नोलॉजी की जब हम लोग बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं जीन अभियांत्रिकी, और इस जीन अभियांत्रिकी का जो सबसे पहला उत्पाद है यही है आपका ह्यूमिलीन, जो कि एक प्रकार का कृत्रिम इंसुलिन है। इसका निर्माण अमेरिका की एली लिली कंपनी ने किया। अमेरिका की एली लिली, इसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एली लिली कंपनी द्वारा किया गया। ये एक प्रकार का कृत्रिम इंसुलिन है जो कि मधुमेह के रोगियों को दिया जाता है। आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन का स्त्रावण कहां से होता है, तो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से होता है। तो यहां पर देखिए ह्यूमिलीन, ह्यूमन प्लस इंसुलिन, मतलब मनुष्य के लिए उपयोगी इंसुलिन, ठीक है। तो इसे हम लोग कह देंगे ह्यूमिलीन। तो ये कृत्रिम इंसुलिन का उदाहरण है जिसका स्त्रावण होता है अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से, और इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाता है। अगला,
और लास्ट क्वेश्चन आज का, वह कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण शरीर का तापमान नियत रहता है। मैं आपको बता दूं ये साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आप रीट पटवार पुलिस ही नहीं, आगे अगर हम ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम की भी बात करें, ग्रेड सेकंड एग्जाम की भी बात करें, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है वह कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण शरीर का तापमान बना रहता है। तो देखिएगा, पीयूष ग्रंथि जिसे आप लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसके बाद ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, लेकिन आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि जो मानी जाती है, आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि जो मानी जाती है, ये है दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, अग्र मस्तिष्क में ही स्थित है। अभी जो हाइपोथैलेमस है आपका, ये पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है, और जो मास्टर को कंट्रोल करे उसे हम कह देंगे हेडमास्टर। तो इसे हेडमास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। या एक और बात देखिएगा, इसे कहा जाता है सुप्रीम कमांडर। इसी हाइपोथैलेमस का एक और क्या नाम है, सुप्रीम कमांडर या सर्वोच्च कमांडर। देखिएगा इसको सुप्रीम कमांडर क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके काम ही कुछ ऐसे हैं। तो प्लीज देखिएगा, इसका जो मुख्य कार्य है हाइपोथैलेमस का, इसका मुख्य कार्य है, सबसे पहला तो आपका इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें, ताप नियमन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, ताप नियमन, साथ ही भूख, प्यास, घृणा, नफरत, प्यार, इच्छा, आवेग, इन सबको नियंत्रित करना। देखो, ताप नियमन, भूख, प्यास, घृणा, नफरत, प्यार, इच्छा, आवेग, इन सब चीजों को नियंत्रित करना इसका कार्य है, आदि को नियंत्रित करना। देखो, आपको भूख प्यास लग रही है, किसके कारण, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के कारण, ठीक है। किसी को देखते ही क्रोध आता है, आवेग के अंदर आ जाते हैं, हाँ, हाइपोथैलेमस का वर्क है ये। किसी को देखते ही नफरत और प्यार का जो भाव आता है, ये भी हाइपोथैलेमस के कारण, इसलिए इसको सुप्रीम कमांडर कहा। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, वह कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण शरीर का तापमान नियत बना रहता है। तो ये रहता है प्यारे बच्चों हाइपोथैलेमस ग्लैंड के कारण, ठीक है। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनका विद सॉल्यूशन हमने आपको उपलब्ध करा दिया है। चलिए मिलेंगे अब अगले जो आपका अगला मॉड्यूल रहेगा, अगला टेस्ट पेपर रहेगा, उसमें। धन्यवाद।